एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हां, तो आइए जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूं आप सभी के लिए क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी का एक चैप्टर, और उसका आज हम करेंगे क्विक रिवीजन। जी हां, चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जिसका आज हम मात्र 15 मिनट में, जी हां मात्र 15 मिनट में क्विक रिवीजन करेंगे पूरे चैप्टर का। ठीक है, और ये चैप्टर पहले आपको 3-4 पार्ट में पढ़ा दिया गया है। इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके बाद वन शॉट रिवीजन, और उसके बाद इसका क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स के बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इतनी सारी चीजें करा दी हैं। ठीक है, और अब बारी आती है इसके क्विक रिवीजन की। जी हाँ, मात्र 15 मिनट में इसका पूरा क्विक रिवीजन कराया जा रहा है। तो अगर आप ये चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाके उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको पूरा चैप्टर भी मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं 15 मिनट वाला चैप्टर का पूरा क्विक रिवीजन। शुरू करते हैं और जानते हैं खनिज और ऊर्जा संसाधनों के बारे में। तो खनिज क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज क्या है? खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, और यह प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। खनिज जो है प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा और नरम चूना तक शामिल होता है। क्लियर हो गई बात? खनिज के बारे में बात हो गई। खनिज क्या होते हैं? खनिजों की उपलब्धता के बारे में अब हम बात करें। खनिजों की उपलब्धता के बारे में बात करें तो खनिज 3 भागों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं, और इन 3 रूपों में इनकी उपलब्धता देखी जा सकती है। पहला है भाई साहब धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज, और तीसरा है ऊर्जा खनिज। अब देखते हैं आगे। देखें भाई, खनिजों का वर्गीकरण अपन ने किया था, धात्विक खनिज की बात करी थी सबसे पहले। तो देखें भाई, धात्विक खनिज क्या होते हैं? धात्विक खनिज नाम से ही स्पष्ट है, धात्विक खनिज यानी कि धातु की बात हो रही है। यानी कि इस खनिज में क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। और धातु में क्या है भैया? सबसे पहली धातु की बात करें, लौह खनिजों की बात करते हैं। लौह खनिज के नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि इनसे जो है लोहा प्राप्त किया जाता है, लौह खनिजों से। और लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। जितने भी धात्विक खनिज हैं उनमें से 3/4 भाग किसका होता है? लौह खनिजों का होता है। उसके बाद देखें तो ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। धातु शोधन का काम करते हैं और उद्योगों को मजबूत आधार प्रदान करते हैं, इसलिए लोहे को उद्योगों का, लौह अयस्क को उद्योगों का आधारभूत खनिज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी उद्योग हैं सब में मशीनों से काम होता है। मशीनें किससे बनती हैं? लोहे से बनती है। अब देखें भाई, भारत में महत्वपूर्ण खनिज की बात करें, मैप ध्यान से सुनिएगा भाई। मैप होता है हर एक चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखें भाई साहब, लौह अयस्क क्षेत्र की बात करें, लौह अयस्क क्षेत्र की हम इसमें बात करें तो लौह अयस्क क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले तो आप देख लो कि लौह अयस्क क्षेत्र को जो है किस तरीके से दर्शाया गया है। लौह अयस्क क्षेत्र को कुछ इस तरीके से जो है दर्शाया गया है। ठीक है, देखें भाई, लौह अयस्क क्षेत्र को इस तरीके से दर्शाया, इस तरीके का जो निशान है वो लौह अयस्क क्षेत्रों को दर्शाता है। तो देखें भाई, कहां कहां है लौह अयस्क क्षेत्र, इस तरीके की संरचना आपको कहां कहां दिख रही है। ये देखें भाई साहब, यहाँ पे भंडारा, मैकाल हिल, दुर्ग, चंद्रपुर, बैलाडीला। यहाँ पर उड़ीसा की साइड देखें आप, गोवा, केंदुरचर, मयूरभंज। यहाँ पर देखें आप महाराष्ट्र और गोवा के साइड देखें। फिर इधर देखें आप चित्रदुर्ग, बल्लारी, नेल्लोर, चिकमंगलूर। ठीक है, ये हो गए लौह अयस्क क्षेत्र। अब देखें भाई, लौह अयस्क खानों की हम बात करें। लौह अयस्क खानों को किससे दर्शाया है? लौह अयस्क खानों को जो है इस तरीके के त्रिकोण से दर्शाया है। लौह अयस्क खाने को इस तरीके के त्रिकोण से दर्शाया। देखो भैया, कहाँ है त्रिकोण? लौह अयस्क खाने ये देखें, गोवा, केंदुरचर, मयूरभंज, दुर्ग, चंद्रपुर, बैलाडीला, रत्नागिरी, मारमा, गोवा, बल्लारी। अब देखें भाई, लौह अयस्क निर्यातक पत्तन के बारे में बात करें। लौह अयस्क का निर्यात कहां से होता है? तो लौह अयस्क निर्यातक पत्तन को कुछ इस तरीके से दर्शाया, काले रंग के चौकोर बॉक्स से दर्शाया। तो देखते हैं भाई, काले रंग के चौकोर बॉक्स कहां कहां पर बने हुए हैं। तो देखें भाई साहब, इसको अपन साफ कर लेते हैं। तो देखें, बॉक्साइट की हम बात करें, बॉक्साइट, सॉरी, लौह अयस्क निर्यातक पत्तन की बात हो रही है।
ठीक है। लौह अयस्क निर्यातक पत्तन यानी कि बंदरगाह जहां से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, ये हो गया मारमा गोवा, ये हो गया विशाखापट्टनम, ये हो गया पारादीप। इन 3 जगहों से जो है हमें लौह अयस्क का निर्यात दिखाई देता है। अब हम बात करें मैग्नीज की। मैग्नीज को एक फूल के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। तो भैया कहां कहां बना है मैग्नीज का फूल? तो देखिए बालाघाट, नागपुर, भंडारा, गोवा, केंदुझर। उसके बाद हम बॉक्साइट की बात करें, देखें भाई बॉक्साइट का निशान कहां कहां बना है, तो कटनी में, अमरकंटक में, बिलासपुर में। उसके बाद ये रहा अपना क्या बोलते हैं मैकाल में, इधर रहा कोरापुट में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें किसकी, अभ्रक की बात करें तो अभ्रक सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ये रहा नल्लोर। उसके बाद अजमेर और बेबर में पाया जाता है, ठीक है, ये रहा गया और हजारीबाग। क्लियर, ये हो गई बातें। अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो देखें अब हम जानेंगे मैग्नीज के बारे में। अगला अपना खनिज है मैग्नीज। तो देखें इसका मुख्य रूप से इस्पात के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज का निर्माण मुख्य रूप से किसके प्रयोग में किया जाता है? इस्पात के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। और भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज का उड़ीसा जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे देखें अलौह खनिज की बात करें। अलौह खनिज शब्द से जाहिर है कि इनमें लोहा शामिल नहीं होता है। इनका उपयोग धातु शोधन, इंजीनियरिंग, विद्युत उद्योगों में होता है, ठीक है। और अलौह खनिजों के कुछ उदाहरण हैं तांबा, बॉक्साइट, शीशा और सोना। किसके उदाहरण हैं? अलौह खनिजों के उदाहरण हैं। आगे देखें हम तांबा की बात करें। अलौह खनिज है घातवर्ध है, तन्य है, ताप सुचालक है और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग जो है बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में जो है किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट की खदानों में तांबा पाया जाता है। बालाघाट में कहां? बालाघाट में कहां भाई साहब? मलाज खंड की खदानें, मलाज खंड खदानों में, ठीक है। फिर देखें झारखंड का सिंहभूमि, झारखंड का सिंहभूमि और राजस्थान की खेतड़ी खदानें जो है तांबे की प्रमुख उत्पादक खदानों के रूप में जानी जाती हैं। आगे देखें बॉक्साइट के बारे में जानें। देखें बॉक्साइट को तो एल्यूमिना किले जैसे दिखने वाला पदार्थ बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट क्या होता है? कैसा दिखता है? एल्यूमिनियम किले जैसा दिखता है और बाद में एल्यूमिनियम इस बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति होती है लेकिन वजन हल्का होता है, ठीक है, और सुचालक भी होती है और घातवर्धता भी अधिक पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक के पठार में, मैकाल की पहाड़ियों में, बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में जो है पाए जाते हैं। ये बात हो गई भाई साहब बॉक्साइट की। उसके बाद हम बात करें आधात्विक खनिज। आधात्विक खनिज यानी कि जिनमें धातु नहीं होती है। कौन सा है भैया? पहला है अभ्रक। तो अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। अभ्रक किस रूप में पाया जाता है? प्लेटों और पत्रण क्रम में पाया जाता है। यह पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का होता है। कौन? अभ्रक जो है। उसके बाद देखें अभ्रक कहां कहां पाया जाता है? अपन को पता है नेल्लोर में, बेवर अजमेर में और गया हजारीबाग में हमने अभ्रक की स्थिति देखी थी। उसके बाद देखें चूना पत्थर की बात करें। चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर कैल्शियम या कार्बोनेट, कैल्शियम में कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट की चट्टान, मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में जो है पाया जाता है। उसके बाद देखें चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है। चूना पत्थर किसका आधारभूत कच्चा माल है? सीमेंट उद्योग का। और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए चूना पत्थर जो है अनिवार्य होता है। ये बात हो गई चूना पत्थर की। उसके बाद देखें भैया क्या खनिजों का संरक्षण क्यों हो? खनिजों का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए? तो देखें भाई खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश अर्थात भू परपटी का 1% है। खनिज मतलब बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए भी संरक्षण जरूरी है। और खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी ज्यादा धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपभोग दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। यानी कि खनिज है मात्रा में कम है और बनता बहुत देरी में है और खर्च जल्दी हो जाते हैं।
ठीक है, इसलिए खनिज संसाधन सीमित हैं और अनवीकरणीय योग्य हैं, यानी कि इनका बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए भी संरक्षण आवश्यक है। और भविष्य में खनिजों की उपलब्धता बनी रहे, धरती पर से खनिज पदार्थ समाप्त ना हो, इसलिए भी खनिजों का संरक्षण जो है जरूरी है। तो हमने जाना कि खनिजों का संरक्षण क्यों हो, अब खनिजों का संरक्षण कैसे हो। तो खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना पड़ेगा। क्या बात कही गई है? खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना पड़ेगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए, निम्न कोटि के जो अयस्क है, निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। उसके बाद देखें धातुओं का पुनः चक्रण। क्या बात की गई है? धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का प्रयोग भी करना होगा। तो इस तरीके से हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधन की। ऊर्जा संसाधन, तो ऊर्जा संसाधनों को किस तरीके से वर्गीकृत किया है? दो भागों में। परंपरागत संसाधन, तो परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आते हैं, यानी कि ये अनवीकरणीय है, यानी कि इनका एक बार प्रयोग करने के पश्चात दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। गैर परंपरागत संसाधन में क्या आते हैं? सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा आती है। इनको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कैसा संसाधन कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, यानी कि इनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। अब ऊर्जा के परंपरागत साधन की बात करें तो देखें कोयला, पीट। कोयला में भी कौन कौन से भाग है? ये कोयला के भाई प्रकार हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, जिसमें एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है, सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला होता है। ठीक है, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट और उसके बाद पीट आता है। फिर देखें भाई पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, ये सब क्या है? ये सब है ऊर्जा के परंपरागत साधन के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन यानी कि नवीकरणीय साधन, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, यानी कि इनको एक बार प्रयोग करने के पश्चात पुनः बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। उसके बाद परमाणु या आणविक ऊर्जा के बारे में बात करें तो यह ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। परमाणु या आणविक ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है? यह ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त करी जाती है और इस ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। और यूरेनियम और थोरियम दो खनिजों के नाम दिए हैं जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं, जिसका प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। और भैया थोरियम की बात हो रही है तो थोरियम सबसे ज्यादा होता है केरल में, और केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में थोरियम की मात्रा पाई जाती है। ये बात हो गई भाई परमाणु या आणविक ऊर्जा की, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। अब देखें भाई आर्थिक विकास के लिए जो है ऊर्जा क्या है? एक आधारभूत आवश्यकता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, और ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग को विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है, यानी कि ऊर्जा के जितने भी साधन हैं हम सीमित मात्रा में उपयोग में लाएं ताकि हम भी उन संसाधन का उपयोग करें और हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी संसाधन बचे रहें। इसी को कहा जाता है सतत पोषणीय विकास। ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग को विकसित करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ऊर्जा संरक्षण को प्रोन्नति यानी कि ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लाया जाए, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कौन से होते हैं? जिनको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते हैं। ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाए तो ऊर्जा संरक्षण किया जा सकता है। अब देखें ऊर्जा संरक्षण की दिशा में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। पहली बात देखें इस बारे में तो यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का प्रयोग किया जाए। हम निजी वाहन का प्रयोग ना करें, क्योंकि निजी वाहन का प्रयोग करेंगे तो एक व्यक्ति मतलब एक वाहन में या तो एक व्यक्ति बनेगा या दो व्यक्ति बनेंगे या चार व्यक्ति बनेंगे। ठीक है, और सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें तो एक वाहन में जैसे कि एक बस में कई सारे यात्री यात्रा कर पाएंगे, जिससे क्या होगा भाई पेट्रोलियम की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा। ठीक है, दूसरी चीज प्रयोग ना होने पर बिजली बंद करके रखना, अनावश्यक रूप से आप बिजली का प्रयोग ना करें। आपने उपयोग कर लिया भाई, आप कमरे से बाहर जा रहे हैं, लाइट पंखा आप बंद कर दो। ठीक है, बचत करने वाले विद्युत उपकरणों का प्रयोग करें, ऐसे विद्युत उपकरणों का प्रयोग करें जिनमें बिजली कम लगती हो।
उसके बाद देखें गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों का प्रयोग किया जाए। गैर पारंपरिक यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा साधनों का प्रयोग किया, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, इन सब ऊर्जा साधनों का प्रयोग किया जाए ताकि जो है ऊर्जा के जो अनवीकरणीय स्रोत हैं वो संरक्षित रहें। ठीक है, तो ये बात हो गई भाई साहब अपनी ऊर्जा संरक्षण की। तो इस चैप्टर में हमने खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों के बारे में जाना, कौन कौन से खनिज संसाधन होते हैं, कौन कौन से ऊर्जा संसाधन होते हैं, ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधन के प्रकारों के बारे में जाना, और खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों हो, खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे हो, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण क्यों हो और ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कैसे हो। इतनी सारी बातों के बारे में हमने इस चैप्टर में अपन ने आज जाना है। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी इस 15 मिनट के क्विक रिवीजन में। और ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ सब चीज़ें कवर कराई गई हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके जो है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो भैया आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में। और अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन पर। और मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, और अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी लेना चाहते हैं तो भैया उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप दोनों चीज़ें वहाँ से अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ टॉप कोर्सेज भी हैं, जैसे कि CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, 3 स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड। और इसके अलावा जिन बोर्ड में एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है उनके सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। और स्पोकन इंग्लिश, CVT, NTS और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। तो आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से भी सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने आज के इस क्विक रिवीजन के जोरदार सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दें, और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।